हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अणु और परमाणु क्या है और वो कैसे होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परमाणुओं की संरचना कैसे होती है और परमाणु इलेक्ट्रिसिटी को बहने में किस प्रकार कार्य करता है। प्रत्येक परमाणु में एक कठोर खोल होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर एक बड़ी गुहा होती है जिसमें विभिन्न गोलाकार इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उसे इलेक्ट्रॉनों की कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन आकार में बड़े होते हैं लेकिन वजन में हल्के होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा धक्का दिया तो भी जल्दी से अपना स्थान छोड़ देते हैं और परिवहन में भाग लेते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनात्मक आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में प्रोटॉन आकार में छोटे होते हैं पर इलेक्ट्रॉन से 1840 पट से भारी होते हैं, इसलिए प्रोटॉन अपनी जगह को छोड़ता नहीं है, यानी प्रोटॉन परिवहन में भाग नहीं लेते हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रूप से तटस्थ होते हैं। इसका मतलब है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। वे केंद्र में प्रोटॉन से कसकर बंधे होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के संख्या के बराबर उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, इसका मतलब एल्युमिनियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या 13 है। किसी भी परमाणु में टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में समाहित होते हैं। किसी भी परमाणु नाभिक के चारों ओर अधिकतम 7 कक्षाएं होती हैं। वो 7 कक्षाएं K, L, M, N, O, P, Q अक्षर द्वारा दर्शाई जाती है। उन कक्षाओं में 2 × n² इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n का मतलब कक्षा का क्रमांक होता है। जैसे K इस पहली कक्षा में 2 × 1/1, 1 यानी कक्षा का क्रमांक पहला है तो 1, तो इसके बराबर 2 × 1/1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली कक्षा में होंगे। L इस दूसरी कक्षा में 2 × 2/2, 2 यानी कक्षा का दूसरा क्रमांक यानी 2, इसके हिसाब से दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स। M इस तीसरी कक्षा में 2 × 3/3, 3 यानी कक्षा का तीसरा क्रमांक यानी 3, इसके हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन्स। और Q इस 7वें कक्षा में 2 × 7/7, 98 इलेक्ट्रॉन्स। 7 यानी कक्षा का क्रमांक 7वां। इस तरह से इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। लेकिन हर परमाणु की सभी कोशिकाएं पूरी तरह से नहीं भरी जाती हैं। पहले 18 तत्वों के मामले में विभाजन आमतौर पर इस प्रकार होता है। कुछ तत्वों के परमाणुओं की कक्षाएं 7 से कम होती है। वह कक्षा जो कुल कक्षाओं में सबसे बाहरी होती है उसे सौजा कक्षा कहा जाता है और सौजा कक्षा में होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। सौजा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सौजा कक्षा के नज़दीक में जो कक्षा होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे एक परमाणु में 5 कक्षाएं, यानी 5वीं कक्षा सौजा कक्षा है। 5वें कक्षा में 2 × n² के अनुसार 2 × 5 × 5 यानी 5 यानी कक्षा का 5वां क्रमांक, इसके हिसाब से 50 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। पर मैंने जो आपको मर्यादा बताई थी कि सौजा कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और सौजा कक्षा के नज़दीक वाले कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसके अनुसार उस परमाणु में प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स और चौथे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स और सबसे अंतिम यानी सौजा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है तो इसके परमाणु में
प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे कक्षा में यानी 14 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स समावित होते हैं। और इसी प्रकार कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। तो कॉपर के परमाणु में पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स और चौथे यानी 14 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार 29 इलेक्ट्रॉन्स समावित होते हैं। अगले वीडियो में परमाणुओं के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है इसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।